अब बात करते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की। इसकी थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने की थी, इसी को एक बार रिवीजन के साथ भी देख लेंगे, साथ में प्रॉपर्ली कैसे लिखा गया वो भी देख लेंगे, और कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि ये कंडीशंस हैं तो इनका मतलब क्या है, इसका क्या फर्क पड़ रहा है, इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या थी कि बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में क्रेता और विक्रेता है, बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब क्या होता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि बाजार की तुलना में हर क्रेता और विक्रेता बहुत छोटा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि गांव में एक इंसान बहुत बड़ा था जो सारे लोगों से खरीद ले रहा था, वैसी स्थिति नहीं है। बहुत सारे खरीदने वाले लोग हैं, बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं, और बाजार की तुलना में सारे लोग बहुत ही छोटे हैं, है ना। बाजार हो सकता है कि 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ठीक, पूरा बाजार का साइज, और हर जो दुकानदार है वो अपना 1 लाख या 10 लाख रुपए का साल भर का सामान बेच पा रहा है, इस तरह का समझ लीजिए। तो और सारे लोग लगभग लगभग बराबर वाली स्थिति में है। सामान कम ज्यादा बेचने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो समझिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, प्रत्येक फर्म द्वारा एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय। एक रूप का मतलब समझ लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होमोजेनियस, ठीक है, आइडेंटिकल, एकदम एक जैसी है, ठीक है। होगा क्या इसका मतलब, अगर वस्तु अलग है तो क्या हो जाता है, प्राइस डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। सारी चीजें एक जैसी थी, ठीक है, मान लीजिए इंडिया में एम्बेसडर कार बना करती थी, अब सारी कार सबके पास एम्बेसडर है, फिर एक कोई नई कार दिखेगी तो बहुत सारे लोगों को अलग तरह का दिखने का, अलग तरह का शौक होता है, और अलग होना भी एक नई वैल्यू ऐड करता है। तो जैसे ही अलग कार आ रही होगी उसके लिए अलग प्राइसिंग की जा सकती है, लेकिन यहां पर क्या है, सारे लोग एकदम एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन है वो वास्तव में पहली कंडीशन को रियलिटी बनाने के लिए आवश्यक है। क्या है कि जो बैरियर्स टू एंट्री हैं वो ना के बराबर होंगे, नहीं होंगे। मतलब कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म छोड़ करके जा सकती है। अगर मान लीजिए लाइसेंस राज जैसे कि भारत में हुआ करता था एक टाइम पर, 1991 की जो हमारी एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इससे पहले के समय में जो हमारे देश में स्थिति हुआ करती थी, वहां पर लाइसेंस राज में क्या होता था कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप किसी एक तरह की फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो अगर इस तरह का चीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मार्केट में बहुत सारी फर्म्स आ ही नहीं पाएंगी, बहुत सारी कंपनीज आ ही नहीं पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनके लिए बैरियर है। आपने देखा है ना, वो एक तो 100 मीटर की रेस रहती है, उसके बाद से 110 मीटर की रखते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे बैरियर्स लगा करके रखते हैं, हर्डल्स। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो आपके लिए हर्डल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे कोई हर्डल्स नहीं है। तो ये वाली कंडीशन से क्या मतलब जाता है, जब हर्डल्स नहीं है तभी तो बहुत सारे लोग बाजार में आ सकते हैं। कौन लोग, विक्रेता। नहीं तो उनको तो क्या होगा, लाइसेंस चाहिए आपको, और अगर खरीदने के लिए लाइसेंस लगा दोगे तो भी बात हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या हुआ, पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी का मतलब क्या हुआ, किस चीज की पूर्ण जानकारी, जो भी बाजार में उत्पाद से रिलेटेड चीजें हैं, कीमत कितनी है, गुणवत्ता कैसी है, कौन आदमी कितने का सामान बेच रहा है, सारी चीजें क्रेता को भी पता है और विक्रेता को भी पता है। अब ऐसी ये सारी चीजें को हम लोगों ने बात पहले भी कर ली थी, इसी को थोड़ा और स्पष्टता से समझ में आया। लेकिन जब ये स्थिति होती है तो इसका परिणाम क्या निकल करके आता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल करके आता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है और जो वास्तव में बाजार के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो जाता है, प्राइस टेकिंग बिहेवियर होता है। प्राइस टेकिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि बाजार में जो दाम चल रहा है, जो कीमत चल रही है प्रोडक्ट की, वही सारे विक्रेता उस पर बेचेंगे और सारे क्रेता उस पर खरीदेंगे। मान लेते हैं, उदाहरण समझते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने आलू के उदाहरण पर। मैं हूं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से। कन्नौज और फर्रुखाबाद पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और उस समय पर मैंने बचपन में पढ़ा था कि फर्रुखाबाद पूरे देश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता है, जो काफी हद तक सही बात थी। तो बहुत मैंने बचपन में आलू देखा है, मेरे घर में भी गांव में जो खेत है वो आलू बहुत हो जाता था, घर में पड़ा रहता था। तो अब मुझे आलू कम पसंद है क्योंकि मैंने बहुत खाया बचपन में। तो आलू मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है, और एक बाजार है जिसमें बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, सारे लोग आलू बेच रहे हैं। अब मान लेते हैं आलू का जो दाम चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपए प्रति किलो पर, ठीक, मान लेते हैं बाजार में ये दाम चल रहा है। अब क्या होगा, अब अगर मान लीजिए मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं 9 रुपए पे सामान खरीदना चाहूंगा, सारे लोग 10 रुपए में सामान बेच रहे हैं, सारे लोग। तो अगर मुझे 9 रुपए में मैं सामान मांगूंगा तो मुझे कोई भी सामान बेचने वाला है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मैं 10 रुपए से थोड़ा भी कम पर अगर बोलता हूं कि नहीं मुझे इतने में दे दो, तो बोलते हैं कि नहीं सारे लोग इतने में दे रहे हैं, बोलेंगे नहीं नहीं भैया आगे बढ़ जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, नहीं नहीं आप तो रहने दो मत खाओ, ऐसा भी बोल देते हैं।
दिल्ली में पालिका बाजार है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, सस्ता सामान मिलता है। मैं भी कॉलेज के टाइम पे था, कभी कोई गया था वहाँ के, तो बहुत ही अजीब तरह के दुकानदार रहते हैं, अलग तरह से बात करते हैं। को बात करने की तो क्योंकि मोल भाव का वैसा सीन चलता है, तो ऐसे बोलते हैं नहीं आप खरीद ही नहीं पाओगे, आप जाओ, ऐसी बात होती है। तो यहाँ पर भी हमारे जो दुकानदार है वो बोल देंगे नहीं आप आगे जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सस्ता मांग रहा हूं, तो मैं 10 रुपए पे ही मुझे खरीदना पड़ेगा। दुकानदार के साइड से सोचो, वो 10 रुपए पे बेच रहा है, वो चाहता है कि महंगा से महंगा बेचे, वो जितना महंगा बेचेगा उसको उतना ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। पिछला वीडियो याद करिए। अब वो सबसे महंगे से महंगा बेचना चाहता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने 10 की जगह 12 रुपए में बेचा, तो दुकानदार को सबको दिख ही रहा है, ग्राहक को। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण जानकारी है, जितने भी ग्राहक है, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको क्या जानकारी है कि लो बगल में तो यार इतने का ही मिल रहा है। क्या जानकारी है कि बगल में तो 10 रुपए का मिल रहा है, तुम 12 का क्यों दे रहे हो? तो सारे लोग उसकी दुकान छोड़कर के आगे चले जाएंगे। अब अगर बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, बहुत कम बेचने वाले होते, बहुत कम खरीदने वाले होते, तो ऐसा हो सकता था कि यार एक दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है। क्या लग गई है? बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है, तो कोई सोचा अरे 10 की जगह 12 में खरीद लो। ये नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा भीड़ का, टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा मैं फिर से बता दूंगा। ऐसे समझिए कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कहीं दूसरी दुकान पर जा रहे हो तो जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी नहीं माना जाता है, क्योंकि टाइम की भी कीमत है। तो टाइम के टर्म्स में भी आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जा रहे हो आपको तुरंत सामान मिल जा रहा है, ऐसा समझिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर भीड़ ज्यादा लग गई, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि आपको प्राइस एकदम प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। कितना? 10 रुपए। 12 में कोई भी बेचेगा, उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा। अब क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, अगर बहुत ही कम लोग होते तो क्या हो जाता, ऐसा हो सकता था कि एक सामान नहीं बेच रहा है, बाकी लोगों का सामान खत्म हो गया, और उसके बाद से फिर इसके बाद लौट करके आना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर इतने सारे लोग सामान बेचने वाले हैं कि जितना भी लोगों की डिमांड है वो पूरी की पूरी तुरंत की तुरंत मैच हो जा रही है। तो एक चीज होती है एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समायोजन होता है, एडजस्ट करना होता है। तो एडजस्टमेंट का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे ही किसी ने 12 रुपए दाम किया, सारे लोग उससे बढ़कर के आगे चले गए और उन सारों को तुरंत सामान मिल गया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं बेचने वाले, ठीक है। तो ये अजम्पशन है। अब यहां पर ये क्या बताता है कि एडजस्टमेंट बिल्कुल भी करना नहीं पड़ता है, तुरंत ही जो डिमांड है लोगों की, जो मांग है, वो तुरंत ही मैच हो जाती है पूर्ति से, सप्लाई से। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राइस टेकिंग बिहेवियर, वो दोनों लोगों की तरफ से होता है। किसका? बाजार में जो प्राइस चल रहा है, सारे खरीदने वाले लोग बोलते हैं भैया इसी पे खरीदेंगे, इससे कम पे खरीदना चाहेंगे तो कोई बेचेगा ही नहीं। बेचने वाले सोचते हैं इससे ज्यादा पे बेचेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो प्राइस टेकिंग बिहेवियर दोनों के लिए, फर्म्स के लिए भी है और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी है। अब यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो उसी में ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति में इनका रेवेन्यू क्या होगा, इनका रेवेन्यू, और उसमें भी हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, एवरेज रेवेन्यू और फिर मार्जिनल रेवेन्यू, इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं इसको टोटल रेवेन्यू क्या होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगम की। अब आगम हिंदी में होता है क्या ना, इकोनॉमिक्स एक बहुत नया सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही इकोनॉमिक्स डेवलप हो रही है मेनली, और उसमें हम लोग हिंदी के नए शब्द लेकर के आ जाते हैं। तो कई बार रेवेन्यू को आगम लिखते हैं, कई बार संप्राप्ति लिखते हैं। अब हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में संप्राप्ति लिखा हुआ है, अकाउंट्स की किताब में इसको आगम बोलते हैं। फर्क नहीं पड़ता, आप इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो, इतना सिंपल टर्म है। अब हुआ क्या था, हम लोगों को पता था कि प्राइस टेकिंग बिहेवियर होता है। क्या होता है? प्राइस टेकिंग बिहेवियर, ठीक है। इसका मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आप उसी पे सामान बेच पाओगे। तो मान लीजिए कि 10 रुपए का एक डिब्बा बेचा जाता है, आलू की जगह डिब्बे कर देते हैं हम लोग, बॉक्सेस, ठीक। अब क्या हुआ, अगर आपने एक भी डिब्बा नहीं बेचा तो आपको 0 रुपये मिला। एक डिब्बा आपने बेचा तो आपने 10 से गुणा किया, आपको 10 रुपये मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी 10 से गुणा कर रहे थे, लेकिन किसी में भी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने 10 से गुणा किया, आपको 20 रुपये मिल गया। ऐसे ही आप 5 डिब्बे बेच दोगे तो 50 रुपये हो जाएंगे। तो आपको समझ में क्या आया? इतनी आसान चीज़ है। हो क्या रहा है कि प्राइस टेकिंग बिहेवियर है, तो भाई जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उसी पर आपको बेचना पड़ेगा। ये हम लोगों ने पहले बात कर ली थी। लेकिन ऐसा अगर होगा तो जो आपकी कुल संप्राप्ति है, आपकी मतलब फर्म की, किसी कंपनी की, कुल उसका टोटल रेवेन्यू जो होगा, क्या होगा? टोटल रेवेन्यू वो कैसे जाएगा? वो अभी मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जब 0 था तब 0 है, देखो इधर 0 तो इधर भी 0। फिर जब 1 है तो 10 रुपये आपको मिल गया। जब आपने 2 डिब्बे बेचे तो आपको 20 मिल गया, ठीक। फिर आपने 3 बेचा तो 30 मिल गया। ऐसे ही ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो एकदम एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, एक सीधी रेखा में। बढ़ने के तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तरीका ऐसे हो सकता है, ऐसे बढ़ रहा है। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये
बढ़ रहा है लेकिन घटता जा रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, DRS पढ़ा था हम लोगों ने, पिछला चैप्टर याद करिए, ये IRS था और ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की तरह बढ़ रहा है, लेकिन ये है क्या यहाँ पर टोटल रेवेन्यू। इसको CRS मत लिख देना, ठीक है, वो सिर्फ बता रहा हूँ कि नेचर कैसा एक सीधी लाइन में बढ़ रहा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक, वो बस प्रकृति है, तो एकदम सीधा बढ़ता जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा बेच ले जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझो कि भाई 10 रुपये में सामान आप बेच रहे हो तो बिक जा रहा है, 9 रुपये में बेचोगे तो नहीं बिकेगा क्या? भाई जो भी खरीदने वाले उनको लगेगा ये तो और सस्ता बेच रहा है। और ऐसा तो नहीं कि इसका सामान खराब है, क्योंकि आइडेंटिकल हम लोग की बात कर रहे हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक रूप है। तो अगर आप सस्ता बेचोगे तो भी सामान बिक जाएगा, कितना भी सामान बेच सकते हो आप, और इस प्राइस पर भी आप कितना भी बेच सकते हो। लेकिन दुकानदार क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा में बेच पाए। कोई फर्म है वो क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा में बेच पाए। 10 के ऊपर बेच नहीं सकती है, कोई खरीदेगा नहीं, और 10 से कम में बेचोगे तो बिक जाएगा। लेकिन 10 से कम में क्यों बेचोगे? आपको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। आपका क्या था, ये हम लोग का फंडामेंटल अजम्पशन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखना है। तो 10 रुपये में ही ये लोग बेचेंगे, और जब 10 रुपये में बेचेंगे तो इनका टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। अब इस ग्राफ को देख करके 2-3 बहुत ही सिंपल एजम्पशंस नहीं है, एक ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला तो भाई है कि जब आप 0 सामान बेचोगे तो आपको क्या बचेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नील बटा सन्नाटा ऐसे करके कुछ पता नहीं कुछ मूवी थी, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0, कुछ नहीं। उसके बाद तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है आपका टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति। लेकिन अब हम इसके स्लोप की बात करें तो पहली चीज़ तो होगी ये 0 से पास करेगा। दूसरा होगा कि भाई स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम इसका स्लोप निकालें, इसका प्रवणता निकालें, तो प्रवणता क्या हो जाएगी इसकी? किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ले लो। अब उसका सबसे आसान तरीका ये है, आपने 1 इकाई इधर आगे गए तो इधर कितना जाना पड़ रहा है, 10, तो 10 ही प्रवणता हो जाती है। प्रवणता होती क्या है भाई, देखो ऐसे करके आपने मिला दिया, ये इसमें मान लो ये है y और ये है, वैसे इसको y क्यों फिर सही लिख देते हैं, डेल्टा y कर देते हैं, और ये है आपका डेल्टा x। तो डेल्टा y बटे डेल्टा x, यही आपकी प्रवणता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, डेल्टा y आपका 10 हो जा रहा है और डेल्टा x आपका 1 है, और स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में हमेशा ही फिक्स रहती है। तो यहाँ पर यही प्रवणता 10 हो गई, और ये वास्तव में क्या है, प्राइस के बराबर है। आपका प्राइस कितना था, 10 रुपये ही तो था, ये है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, अभी आप बहुत ही आसानी से अपना इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा प्राइस है, अगर हमसे बोला जाए कि आप औसत रेवेन्यू बताओ, औसत संप्राप्ति बताओ, तो औसत के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कुल में आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। यही तो होता है। कुल किस में, कुल संप्राप्ति में। अब कुल संप्राप्ति आपकी कितनी थी, आपकी कुल संप्राप्ति है कितनी, टोटल रेवेन्यू मान लीजिए यहाँ पर 50 है और आपने 5 वस्तुएं बेची हैं, तो आपको क्या मिल गया, 10। और 10 तो वास्तव में प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू, अब मैं बहुत छोटा सा बना दे रहा हूँ बिल्कुल आराम से, ये आपका आ जाएगा 10, ये प्राइस के बराबर है। यहाँ पर आपका क्या है, संप्राप्ति है, लेकिन ये संप्राप्ति में हम लोग कौन सी संप्राप्ति बना रहे हैं, अब हम लोग बना रहे हैं औसत संप्राप्ति। तो ये है हमारा औसत संप्राप्ति, ये कितना हो गया, प्राइस के बराबर है। तो औसत संप्राप्ति प्राइस के बराबर होगा। ये भी कब होगा, जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, जब हम लोग ऐसे मार्केट की बात करेंगे जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, आपका आउटपुट है। अब इसी को लेकर के ये डिमांड कर्व भी बन जाता है ना। वो कैसे बन जाता है इसकी बात हम लोग अपने अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आप मेनली टोटल रेवेन्यू को देख लो, बहुत ही आसान चीज़ थी, उसकी प्रवणता देख ली, सारे पॉइंट्स हो गए। अब जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये डिमांड कर्व कैसे बन जाता है, यानी कि यही मांग वक्र हो जाता है उस फर्म के लिए, और साथ में मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है उसकी बात करेंगे हम लोग अपने अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो बताना, इसमें डाउट होने का चांस लगता नहीं है मुझे। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, और बाकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं अगर कभी ऐसा लगता है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।